ready to set the world on fire? Hello and welcome. Myself विकास कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम कॉस्मिक एजुकेयर। तो पिछले लेक्चर में हम लोग लेक्चर 1 पढ़े थे सॉलिड स्टेट का, ठीक है। इस लेक्चर 2 में हम सॉलिड स्टेट का आगे कंटिन्यू करते हैं। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हम कहां तक कंप्लीट किए थे? लेक्चर नंबर 1 में हम यूनिट सेल को क्लासिफाई किए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइप्स। पहला हम लोग क्लियर कर लिए थे। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ प्रिमिटिविटी, जिसमें प्रिमिटिव था और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में सिंपल और नॉन प्रिमिटिव में बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 का। वो सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन के बेसिस पे हम लेक्चर 1 में कैटेगराइज कर चुके थे। जिसको कोई डाउट हो वो लेक्चर 1 को देख सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन हम ये भी बता चुके थे कि ये 1D 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, ये तीनों हम क्लासिफाई कर चुके थे। इस लेक्चर में इसी को डील करना है, ठीक है। तो आते हैं 1 डायमेंशनल यूनिट सेल। 1 डायमेंशनल यूनिट सेल का मतलब क्या है? मतलब जो एटम्स होंगे वो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में अरेंज्ड होंगे। मतलब केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में। हम ये लिख सकते हैं एटम्स आर अरेंज्ड in one direction along the axis। एटम जो है केवल और केवल एक डायरेक्शन में अरेंज होंगे किसी एक एक्सिस के अलोंग। ये 1 डायमेंशनल हुआ। और यहाँ पे ये जो है और ये, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं ये a है। इसको बार बार रिपीट करने से हमारा वही सेम प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। इसको हम बार बार रिपीट करेंगे एक इंटरवल डिस्टेंस पे, तो यही बार बार रिपीट करेगा। तो इसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल यूनिट सेल, ठीक है। अब हम आते हैं 2 डायमेंशनल यूनिट सेल। तो 2 डायमेंशनल में क्या होगा? ये हमारे एटम्स अरेंज्ड हैं, अगर हम इस एटम के हम सेंटर को ज्वाइन करें, इस एटम को सेंटर को ज्वाइन करें तो यहां से ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। सबके सेंटर को ज्वाइन करें तो एक ये स्क्वायर टाइप का बनेगा। तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर यूनिट सेल। इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर यूनिट सेल, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। यही एटम को, इस वाले एटम को हम बार बार अगर हम रिपीट करें, यहाँ पे जो इसके अंदर स्क्वायर के है, इसको हम बार बार रिपीट करेंगे तो एक नया स्क्वायर हमारा बनता हुआ चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर यूनिट सेल। यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है ये a है और यहाँ का डिस्टेंस जो है वो b है। तो स्क्वायर में जो a और b है वो इक्वल है और इसके बीच का जो एंगल होता है ये बताया गया है। इसके बीच का एंगल जो होगा वो गामा होगा। पिछले लेक्चर में हम XYZ माने थे, यहाँ पर XYZ की जगह ABC आप मान सकते हैं। पिछले लेक्चर में बोला गया था। तो यहाँ पे जो गामा होगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर a और b कितना होगा? ये आपस में इक्वल होंगे और गामा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ऐसे यूनिट सेल का नाम है स्क्वायर यूनिट सेल। ये 2D होते हैं। अगर हम इसी में ये मान लेते हैं कि नंबर 1 है, ठीक है। अगर हम नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 अगर हम कुछ ऐसा कर ले, यहाँ पे एटम अरेंज है, यहाँ पे एटम अरेंज है, ऐसे हम बार बार ये इतना पूरा बनाने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो a मान लेते हैं और यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो b मान लेते हैं। तो देखने से लग रहा है कि a और b आपस में इक्वल नहीं होगा। इसके बीच का हमेशा एंगल कितना होगा? गामा होगा। a नॉट इक्वल टू b, a और b आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन गामा क्या होगा? 90 डिग्री। ये देखने से लग रहा है कि रेक्टेंगल है, तो इसका नाम हो जाएगा रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगुलर यूनिट सेल, ये रेक्टेंगुलर यूनिट सेल होगा। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगुलर हो गया। अगर हम बात करें नंबर थर्ड की, तो अगर हम ऐसे बनाते हैं, ये हमारा एटम्स है, सभी कॉर्नर पे अरेंज्ड हैं। यहाँ पे इसका डिस्टेंस होगा a और यहाँ पे इसका डिस्टेंस हो गया b। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि a और b आपस में इक्वल है। यहाँ पे ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। इसके बीच का जो एंगल होगा वो गामा होगा, लेकिन गामा जो है वो 90 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे जो गामा होगा वो 90 के इक्वल नहीं होगा, 90 से कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, और ये देखने में क्या लग रहा है, ये देखने में लग रहा है कि रोम्बिक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रोम्बिक यूनिट सेल। रोम्बिक यूनिट सेल ये 2D है, 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल में स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और रोम्बिक यूनिट सेल। फिर हम यहाँ पे नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में हम ये ये है, यहाँ पे एटम्स कॉर्नर पे अरेंज्ड है। यहाँ पे जो उसका डिस्टेंस है ये a है, और यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है, b है, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, गामा होगा। देखने में लग रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, तो ये हम बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम यूनिट सेल, ये पैरेललोग्राम यूनिट सेल है। यहाँ पे a और b इक्वल नहीं है, इसके डिस्टेंस में, लेंथ में अंतर है, तो यहाँ पर a और b इक्वल नहीं है, और गामा भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। यहाँ गामा भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। ठीक, और यहाँ पे 1 2 3 4 एक हम इधर बता दे रहे हैं, नंबर 5 जिसका नाम है हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल नंबर 6 है। हेक्सागोनल कैसा होता है, हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे जो एटम्स है वो कॉर्नर पे अरेंज्ड होंगे। मान लेते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये a है, और ये वाला डिस्टेंस b है। यहाँ पर a और b आपस में इक्वल होते हैं। इसके बीच का जो एंगल होगा वो गामा होगा। यहाँ पे जो गामा होगा वो 120 डिग्री होगा। यहाँ पे a और b आपस में इक्वल होंगे, और ये हेक्सागोनल है। जो हेक्सागोनल बना होता है वो 6 ट्रायंगल का मिल करके बना होता है। हम यहाँ पे ऐसे बाइफरकेट कर देंगे तो 6 ट्रायंगल हो जाएगा। हर एक 60 डिग्री का होगा, तो 2 को ज्वाइन करेंगे तो 120 का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो गामा होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। वहां पे 190 डिग्री नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये 1D और 2D है। इसको कॉपी करिए, आते हैं 3D पे। 3D के लिए हमको एक चार्ट बनाना पड़ेगा जिसको हमको याद करना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको कॉपी करिए, फिर आगे चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 3 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल, 3D यूनिट सेल। तो एक हम चार्ट बनाते हैं इसके लिए। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं क्रिस्टल सिस्टम। यहां पे हम लिख देते हैं एंगल या एक्सिस लिख देते हैं एक्सिस, और यहां पे लिख देते हैं हम एंगल। ठीक है, और यहां पे लिख सकते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक, तो यहां पे क्रिस्टल सिस्टम में हमको एक छोटा सा ट्रिक याद करना पड़ेगा। उसका नाम है C टॉर HMT। अगर ये सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे तो एक्सिस, एंगल और टाइप ऑफ यूनिट सेल याद करने में आसानी होगी। ठीक है, ये बहुत बड़ा चार्ट है।
ठीक है, इसको अगर हम पर्सनली याद करें 1 बाय 1 तो याद करने में बहुत डिफिकल्टी होगी, लेकिन एक ट्रिक बना करके याद करेंगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं। जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं। क्या नाम हो जाएगा? सी टॉर एच एम टी। ठीक है, तो सी का मतलब हो जाएगा क्यूबिक, टी का मतलब हो जाएगा टेट्रागोनल, ओ का मतलब हो जाएगा आर्थोरोम्बिक, आर का मतलब हो जाएगा रोम्बोहेड्रल, एच का मतलब हो जाएगा हेक्सागोनल, और एन का मतलब हो जाएगा मोनोक्लिनिक, और टी का मतलब हो जाएगा ट्राइक्लिनिक। सी टॉर एच एम टी। ठीक है, 4 बार अगर आप इसको नाम लेंगे तो तुरंत याद आएगा। सी टॉर एच एम टी याद हो जाएगा। याद रखिएगा, टी और टी में कंफ्यूज मत होइएगा, टेट्रागोनल और ट्राइक्लिनिक। ठीक है, अब यहां पे हम एक्सिस की बात करते हैं। यहाँ पे एक्सिस क्या होगा? यहाँ पे जो एक्सिस है एक्स वाई जेड या एबीसी के फॉर्म में हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्यूबिक का जो एक्सिस होगा, ध्यान से देखिएगा, याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे जो एबीसी हम एक्स वाई जेड की जगह ले लेते हैं, तो यहाँ पे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यहाँ पे जो तीनों एक्सिस होगा वो इक्वल होगा। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए इक्वल टू बी, यहाँ पे सी वाले को इक्वल नहीं करते हैं। ध्यान से देखिएगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यहाँ पे नॉट इक्वल टू सी, तीसरे वाले में दोनों नॉट इक्वल टू, ठीक है, इक्वल, फिर एक नहीं इक्वल, फिर दोनों नहीं इक्वल, फिर से यही प्रोसेस हम रिपीट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऊपर से फिर से प्रोसेस रिपीट करते हैं, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, फिर a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, फिर a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और लास्ट वाला बचा, इसी को उतार देते हैं, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। सिंपल तरीका है, याद हो जाएगा। क्यूबिक के जो तीनों साइड होते हैं, क्यूब के जो तीनों एक्सिस होते हैं वो इक्वल होते हैं, फिर नॉट इक्वल, फिर दोनों नहीं इक्वल, फिर यही प्रोसेस रिपीट कर देते हैं। लास्ट वाला क्या करते हैं, फिर से यही वाला रिपीट कर देते हैं। फिर आते हैं उसके हम एंगल पे। एंगल हमारा क्या है, अल्फा, बीटा और गामा। क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा जो अल्फा होगा इक्वल टू बीटा होगा इक्वल टू जो गामा होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अल्फा, बीटा, गामा तीनों इक्वल होंगे, और वो कितने के इक्वल होंगे, 90 डिग्री। यही 3 टाइम्स हम रिपीट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये कितना, 90 डिग्री, 2 टाइम्स हो गया। फिर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, फिर से 90 डिग्री। इसको हम 3 टाइम्स रिपीट कर दिए। ठीक है, फिर तीसरे वाले में क्या होगा, तीसरे वाले में ध्यान से देखिएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यहां पे ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे पहले तीनों सेम होंगे, बाद में हम क्या करते हैं, ये तीनों इक्वल करके फिर यहाँ पे 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। और फिर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ट्रिक बनाइए, इन दोनों को आपस में लेते हैं। क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जो गामा होगा वो हेक्सागोनल के लिए 120 डिग्री होता है। ये हेक्सागोनल है, ये 120, नॉट इक्वल टू 90, फिर इन दोनों को लेते हैं, ये 90 और ये कितना हो जाएगा, 120। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं। अब क्या हो जाएगा इसके लिए, मतलब अल्फा इज इक्वल टू गामा, ये 90 के इक्वल होगा, और जो बीटा होगा वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, फिर जो लास्ट वाला हमारा बचेगा वो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये किसी के इक्वल नहीं होगा।
सिंपल सा तरीका है याद करने के लिए, ठीक है। अगर पर्सनली किसी 1 बाय 1 का याद करेंगे तो बहुत टफ लगेगा। सिंपल सा ये ट्रिक याद रखिए। ये सीक्वेंस अगर आपका मिस्टेक हुआ तो ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस अगर याद है तो ये आराम से ये तीनों रिपीट करिए, फिर इसके रिलेशन बना करके ये 120 हेक्सागोनल 120 का होता है, अभी हम बताए हैं, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, मतलब इस क्यूबिक के कितने टाइप होते हैं, इस टेट्रागोनल के कितने टाइप होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक के, ये सब कितने कितने टाइप्स के होते हैं। ये तो क्रिस्टल सिस्टम जो है वो 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। इस 7 टाइप्स में कितने यूनिट सेल होते हैं, ठीक है। इस 7 टाइप्स में कितने यूनिट सेल होते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 2 4 1 1 2 1 1 2 1। कहने का मतलब ये है कि जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है ये क्रिस्टल सिस्टम होता है जिसके 3 टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं, और जो टेट्रागोनल होता है उसके 2 होते हैं, और जो आर्थोरोम्बिक होता है उसके 4 होते हैं। ये अकेला होता है, ये भी अकेला होता है, और जो मोनोक्लिनिक होता है उसके 2 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्राइक्लिनिक होता है उसके 1 होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सिलेबस में जेईई और नीट तक हमारे जो सिलेबस में है वो हमको केवल और केवल क्यूबिक का पढ़ना है और हेक्सागोनल का पढ़ना है, और इसके अलावा किसी का नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हमारे जो सिलेबस में है वो क्यूबिक का है और किसका है, हेक्सागोनल का है। जैसे टाइप्स आप ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स में आपके सिंपल, अब देखिए यहाँ पे जो सिस्टम बनाया गया है, जो यूनिट सेल बताया गया है वो सिंपल है, 4 तरह के बताए गए हैं। एक सिंपल है, एक बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है और इंड सेंटर्ड है, ठीक है। तो जो क्यूबिक होता है उसमें सिंपल, अब क्यूबिक है तो उसमें क्यूबिक नाम दे देते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। इसमें जो 3 होते हैं वो होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और जो दूसरा होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसको हम लोग बीसीसी एफसीसी बोलते हैं। फिर तीसरा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इन सबको हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो इसके 3 टाइप्स हो गए, इसके 2 होते हैं, सिंपल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके इसके 4 होते हैं, इसके सिंगल सिंगल होते हैं। तो हमारे सिलेबस में केवल क्यूबिक और हेक्सागोनल है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए। फिर उसके बाद हम आते हैं क्यूब के साथ कुछ गेम खेलते हैं, देखते हैं कि क्यूब के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमको इकट्ठा मिलता है। जैसे कोई गेम खेलते हैं तो उसके रूल को जानना होता है। अब हम क्यूब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में हमको क्या जानना चाहिए, तो ठीक है, इसको कॉपी करिए। आते हैं क्यूब के साथ कैसे खेला जाता है, ठीक है, कॉपी करिए। तो चलिए आगे चलते हैं। ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हो गया। अगर इन सबको हम जोड़े, सबको सम करें तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 4 कितना हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14। इसको हम पूरा ऐड करेंगे तो ये 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल मिलेगा हमको। 14 टाइप्स के यूनिट सेल मिलेंगे। इसी यूनिट सेल 14 टाइप्स के यूनिट सेल का नाम है ब्रेवियस लैटिस, ब्रेवियस लैटिसेस, ठीक है। अगर पूछा जाए ब्रेवियस लैटिसेस क्या होता है तो 7 क्रिस्टल सिस्टम से जो 14 टाइप्स के यूनिट सेल मिलते हैं उन्हीं का नाम है ब्रेवियस लैटिस, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, क्यूब के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि एक क्यूब के में कितने इंफॉर्मेशन है, क्या क्या उसमें कितने एज होते हैं, कितने फेस होते हैं, ठीक है। और उसमें जो एटम्स अरेंज होते हैं वो कहां कहां पे होते हैं, ठीक है। तो यही हम क्यूब के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। प्ले विथ क्यूब, प्ले विथ अ क्यूब, ठीक है। यहां पे एक सिंपल सा हम एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक।
यहाँ पे एक सिंपल सा एक क्यूब है, ठीक है, जिसका क्यूबिक यूनिट सेल में जो एंगल होते हैं, एक्सिस होता है ए बी सी, वो तीनों आपस में इक्वल होते हैं और एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्यूब के लिए क्या हो जाएगा कि जो क्यूब होता है उसमें कितने कॉर्नर होते हैं, ठीक है। तो एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम 1 बाय 1 लिखते हैं। देयर आर 8 कॉर्नर आर प्रेजेंट इन अ क्यूब। एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं। अगर हम बात करें फेस की, तो एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, ठीक है। तो जो एक क्यूब होता है उसके 6 फेसेस होते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट और फ्रंट और बैक, ठीक है। यहाँ पे ऊपर ये वाला फेस, ऊपर वाला ये फेस, नीचे वाला फेस, इसका 2 फेस, एक राइट का फेस ये वाला, ये तीसरा फेस हो जाएगा, एक लेफ्ट का फेस ये चौथा फेस हो जाएगा, और ये जो हमारा दिख रहा है ये फ्रंट का फेस हो जाएगा, और ये जो दिख रहा है ये बैक का फेस हो जाएगा। तो एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। तो इसी को हम नोट करते हैं, देयर आर 6 फेसेस आर प्रेजेंट इन अ क्यूब। एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं नंबर 3 पे। अगर हम बात करें कि इस क्यूब में कितने एजेस होते हैं, एज मतलब किनारा, इस क्यूब में कितने किनारे होते हैं, तो ये जो लाइन दिख रही है इसी को हम बोलते हैं एज। ये है, इसी को क्या बोलते हैं, एज। तो ऐसे कितने लाइन है या ऐसे कितने एज है या किनारे हैं, ठीक है। आइए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो एक क्यूब में 12 एजेस हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं, देयर आर 12 एजेस आर प्रेजेंट इन अ क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज को जाननी पड़ेगी कि ये केवल सिंगल क्यूब नहीं है, इसके इधर भी ढेर सारे क्यूब है, इसके ऊपर भी है, इसके इधर उधर चारों तरफ क्यूब लगे हुए हैं। हम केवल एक क्यूब की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें कि ये जो क्यूब है वो कितने क्यूब से घिरा होगा, अगर हम ऐसे ही इस क्यूब को ढकना चाहें, समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर इस क्यूब को ढकना चाहें तो कितने क्यूब से ये ढका रहेगा, कवर्ड रहेगा। हाउ मेनी क्यूब्स आर कवर्ड बाय अ सिंगल क्यूब। तो यहाँ पे जो एक क्यूब होता है उसके 6 फेसेस होते हैं और सबका फेस इक्वल है, साइड सब इक्वल है। तो हमको इसको ढकने के लिए 6 और क्यूब चाहिए। मतलब एक हम राइट से लेफ्ट से ऊपर नीचे फ्रंट और बैक से 6 क्यूब लगा देंगे तो हमारा जो एक सिंगल क्यूब है वो पूरी तरीके से कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं नंबर 4 कि देयर आर 6 क्यूब which are required to cover completely a single cube। एक क्यूब को कंप्लीट कवर करने के लिए हमको 6 क्यूब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया। अगर हम बात करते हैं इसके फेसेस की, ठीक है। तो नंबर 5 इसके फेसेस की बात करते हैं कि जो एक क्यूब है इसके जो कॉर्नर है कितने फेस इससे बने हैं, मतलब कितने फेस इसमें कंबाइन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि जो फेस होते हैं, ठीक है, देयर आर 12 फेसेस आर common
टू कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, कॉर्नर ऑफ अ क्यूब मतलब क्यूब के एक कॉर्नर से 12 फेसेस बने होते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे एक कॉर्नर है, जो कॉर्नर होगा उसके 4 ऐसे नीचे की दीवारें होंगी, ठीक है। ध्यान से समझिए, एक कॉर्नर है, उसके इधर लेफ्ट राइट ये हो गई, ठीक है। अब इसी कॉर्नर को ये हम ऊपर मान लेते हैं, ये हम ऊपर मान लेते हैं, इससे ये दीवारें बनी होंगी ऐसे ऐसे करके 4 दीवारें, और इसी कॉर्नर से छत भी होगा, इसका ऐसे छत भी होगा। तो जो छत होगा उसके भी तो 4 फेसेस हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद इसी कॉर्नर से जो छत है उसका जो दीवार होगा ऊपर का, उससे भी तो 4 फेसेस बनेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक यही कॉर्नर हो गया, ठीक है, इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो कॉर्नर है इसको पॉइंट टारगेट करिएगा, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर की जमीन के जो 4 दीवारें हैं वो ऐसे दिख रही हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम छत बनाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। जो छत होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, अननेसेसरी चीज को हम हटा देते हैं, ठीक है। ये इसको हटा देते हैं, ये ऐसे, ठीक। यहाँ पे जो ये क्यूब है, ये यहाँ पे जो कॉर्नर है, ये नीचे का 4 दीवारें जो हमको दिख रही थी, ठीक है, उसके ऊपर ये हम छत रख दिए ऐसे है। यहाँ पे 4 फेसेस तो उधर बन गई थी, जैसे ही इसके ऊपर हम छत रखे 4 हमारे नए फेसेस तैयार हो गए। अब इसके ऊपर के भी जो फेस तैयार होंगे उसको भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी हम फेस तैयार करने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ठीक। फिर ये यहाँ पे अननेसेसरी चीज को हम रिमूव कर दे रहे हैं। यहाँ पे, ठीक है। ये जमीन के यहीं पे एक कॉर्नर है, इसी कॉर्नर से जमीन के 4 फेसेस हैं। फिर ये जो ऊपर के जो छत है, जो ऊपर के छत है, ये 4 फेसेस इसके हैं, और जो इसके ऊपर की जो छत है 4 फेसेस इसके, ये 1 2, ठीक है, 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। ये ऊपर के हो गए, ये फिर छत हो गया, और ये जमीन का हो गया। इसी पॉइंट से सब कॉमन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि 12 फेसेस जो होते हैं वो किसी एक क्यूब के कॉमन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं नंबर 6 पे, कि अगर हम बात करें, एक यहाँ पे क्यूब है, ये क्यूब है, इसकी जो एक कॉर्नर है वो कितने क्यूब में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इस वाले को हम निकाल करके बाहर ऐसे ला देते हैं, ये इसका स्फेरिकल शेप है, ठीक है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये स्फेरिकल शेप है, इसको ऐसे वर्टिकली ऐसे काट दे रहे हैं तो आधा भाग आगे पीछे चला जाएगा। ये जो कट किया हुआ पार्ट है आगे का, उसमें हम 4 पार्ट डिवाइड कर दिए, मतलब आधे में 4 पार्ट। तो यहाँ पे इससे हम एक क्यूब बना सकते हैं, एक पार्ट से हम एक क्यूब बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक क्यूब बन सकता है, ठीक है। ये क्यूब बन गया आसानी से, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले से भी एक क्यूब बन सकता है, ठीक, ये क्यूब बन सकता है, ये एक क्यूब बन गया। इसी तरीके से ऊपर भी क्यूब होगा, इसके ऊपर भी क्यूब होगा। मतलब एक स्फेयर से आधे पार्ट से 4 क्यूब बन सकते हैं, तो आधे पार्ट से और 4 बन सकते हैं।
इसका मतलब ये है कि ये जो एक एटम है क्यूब का, जो एक कॉर्नर है वो 8 क्यूब को टच किए हुए है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर आर 8 क्यूब्स आर common to a corner of a cube। मतलब कि किसी एक क्यूब के कॉर्नर से 8 क्यूब कंबाइन है। ठीक है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम एक एटम की बात करें, वो एटम किसी एक क्यूब में कितना पार्टिसिपेशन किया हुआ है। जैसे हम यहाँ पे अभी हम इसी को देखते हैं यहाँ पे कि एक जो एटम है वो 8 क्यूब में पार्टिसिपेट किया है, तो एक क्यूब में कितना होगा 1/8। ठीक है, तो जो एक क्यूब है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो क्यूब है, ये वाला जो क्यूब है, ये जो क्यूब बना हुआ है, इसमें केवल इतना ही पार्टिसिपेट किया हुआ है, यही है हमारा 1/8। ठीक है, इसी तरीके से 8 क्यूब है, तो टोटल एक एटम की बात करें तो मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा, तो पूरा एक एटम आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो एक सिंगल एटम है वो 8 क्यूब में पार्टिसिपेट किया है। एक एटम 8 क्यूब में पार्टिसिपेट किया है, तो एक क्यूब में कितने पार्टिसिपेशन आएंगे 1/8। ठीक है, तो हम सिंपल सा ये बोल सकते हैं कि जो 7 पॉइंट होगा वहां पे हम लिख सकते हैं कि देयर आर द contribution of an atom in a cube is only 1/8 of that atom। उस एटम का केवल और केवल 1/8 पार्ट ही उस क्यूब में कंट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे केवल, ठीक है, वो यहाँ पे हो गया 1/8, सभी 8 क्यूब में 1/8 हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी करिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। ठीक है, अगर हम बात करें एक फेस की, ठीक है, 2 क्यूब है, अगर उसमें हम फेस की बात करें या ढेर सारे क्यूब लगे हुए हैं, अगर हम एक फेस की बात करें तो जो एक फेस होगा वो कितने क्यूब को कंटेन करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं, वो कंटेन करेगा 2 क्यूब को। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक क्यूब 2 क्यूब एक दूसरे से टच करके बना देते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं उसमें एक फेस हमारा कॉमन मिलेगा। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे हम एक फेस की बात करते हैं। इस वाले फेस की अगर हम बात करें, ठीक है, इस वाले फेस की हम बात करें तो ये हमारा फेस हो गया। ये जो फेस है वो फेस इस क्यूब का भी फेस है और यही फेस इस क्यूब का भी फेस है। ठीक है, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जो एक फेस होता है, ऊपर का भी देखें तो इसके ऊपर एक क्यूब होगा, तो ऊपर का नीचे वाला फेस और इस क्यूब का ऊपर वाला जो फेस होगा, इन दोनों क्यूब में कॉमन होगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एक फेस होता है वो 2 क्यूब में कॉमन होता है। ठीक है, लिख सकते हैं कि देयर आर 2 क्यूब्स आर कॉमन विथ फेस। 2 क्यूब एक फेस में कॉमन होते हैं। ठीक है, नंबर 9 की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम कोई एक एज के सेंटर पे किसी का भी लाइन ले लेते हैं, इसी को बोलते हैं एज। इसके सेंटर पे अगर हम एक एटम को रख दें तो कितने क्यूब को कंटेन करेगा और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। ठीक है, ये हमारा एज है। अगर इस एज को ऐसे हम रख दें,
ऐसे एक एटम को ऐसे हम रख दे तो ये कितने क्यूब में कंटेन होगा, ठीक है। तो इसके हम आगे क्यूब ले लेते हैं, इसके आगे क्यूब ले लेते हैं। ये जो एटम होगा इसके एज पे रखा हुआ है तो इसके आगे वाला क्यूब, इसके आगे का क्यूब जो होगा इस पूरे को कंटेन करेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर एक एटम है तो वो 4 क्यूब को कंटेन करेगा। एक एटम है तो कितने क्यूब को कंटेन करेगा, 4 क्यूब को कंटेन करेगा। इसमें हमारा 4 क्यूब आ सकता है, ठीक है, एज के सेंटर पे, ठीक है। कॉर्नर पे रखेंगे तो 8 क्यूब आ जाएंगे, लेकिन जब सेंटर पे रखेंगे तो वो कितना आएगा, 4। ये एज के सेंटर पे है तो 2 क्यूब, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर और एक क्यूब इधर, ठीक है। तो 4 क्यूब का कॉमन हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर आर 4 क्यूब are common with a edge center, ठीक है, ऑफ एन एटम। कोई एक एटम को अगर हम एज के सेंटर पे रख दे तो वो 4 क्यूब में कॉमन हो जाएगा। अब बोला जाएगा कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है। अगर हम कोई क्यूब को बनाए, ठीक है, और उसको हम एज पे रख दे, ठीक है, ये हमारा क्यूब हो गया, ठीक है, ये पीछे ये 3D है, ठीक है। अगर हम इसके एज पर रख दे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसके एज पे रख दे तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, केवल 1/4। इस क्यूब में केवल कितना आएगा, 1/4, ठीक है। एक एटम 4 क्यूब में है तो अगर हम एक क्यूब की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। तो इसी का कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम which are placed an एज सेंटर, जिसको हम लोग एज सेंटर पे रखे हैं, इज 1/4। वो कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। एक एटम का जो एज पे कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना है, 1/4, ठीक है। फिर आते हैं नंबर 11 पे, वो क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें इसके फेस पे, अगर हम किसी फेस पर एक एटम को रख दें, ठीक है, कोई क्यूब है, जैसे यही एक क्यूब है, इसके फेस पे अगर हम रख दें, ठीक है, ये क्यूब है, इसके अगर हम फेस पे रख दें, ठीक है, इसके फेस पे ऐसे हम एटम रख दें तो आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, ठीक है। अगर फेस के सेंटर पे किसी एक एटम को रख दे, किसी क्यूब के फेस के सेंटर पे अगर एक एटम रख दे तो आधा इधर कंट्रीब्यूशन होगा, आधा इधर चला जाएगा, ठीक है। ना तो इसको ऊपर से मतलब होगा ना तो नीचे से। तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर किसी फेस के सेंटर पे एक एटम को रख दे तो वो 2 क्यूब को कंटेन करता है और उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एन एटम which are placed at the center of face which contains 2 cubes। अब इसी में हम पॉइंट ना चेंज करके इसके आगे भी लिख सकते हैं, which contribution is 1/2, मतलब हाफ, जिसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। एक फेस के सेंटर पे किसी एटम को रख देते हैं तो आधा उधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, तो एक क्यूब में केवल आधा ही आएगा, आधा ही एटम आएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं नंबर 12 पे, नंबर 12 पे आगे चलते हैं। तो नंबर 12 की बात हम करते हैं जिसका फेस डायगोनल की, ठीक है। हम आगे चलते हैं फेस डायगोनल। फेस डायगोनल पहले समझ लेते हैं कि फेस डायगोनल होता क्या है। ये हमारा कोई एक फेस हो गया, कहीं से भी ऊपर नीचे कहीं से भी निकाल लीजिए, ये कोई भी एक फेस ऐसे हम निकाल लिए यहाँ पे, ठीक है। इस वाले को बोलते हैं यहां से यहां, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। फेस
डायगोनल। ठीक है, ये हमारा है फेस डायगोनल। अगर एक और हम फेस डायगोनल यहां से यहां बनाए तो यहां पे पॉइंट कट करेगा, इसको बोलते हैं फेस सेंटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेस सेंटर। अगर हम फेस डायगोनल को डिफाइन करना चाहे तो क्या बोल सकते हैं कि दो अपोजिट फेस के कॉर्नर को की लाइन जो ज्वाइन होती है उसी को क्या बोलते हैं? फेस डायगोनल। मतलब लाइन ज्वाइनिंग by the two opposite face corner। ठीक है, अपोजिट फेस के कॉर्नर की लाइन ज्वाइनिंग जो होती है उसी को क्या बोलते हैं? फेस डायगोनल। अगर हम बात करें नंबर 13 की कि इस फेस डायगोनल का लेंथ कितना होगा, यहां से यहां इसकी लंबाई कितनी होगी? ठीक है, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल। किसी क्यूब का जो लेंथ होता है, एक साइड होता है, उसको एक कहते हैं। अगर हम यहां से यहां की दूरी अगर हम a माने तो यहां से यहां की दूरी भी इक्वल होगी, इसको भी a ले लेते हैं। अब रह गया इसकी दूरी जो हमको निकालना है, इसको x मान लेते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये हमारा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, और ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2a। मतलब किसी भी फेस का जो डायगोनल का जो लेंथ होता है वो कितना होता है? अंडर रूट 2a। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद इसको कॉपी करिए। फिर अभी हमारे 2-4 पॉइंट और बचे हुए हैं, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए तो आगे शुरू करते हैं। ठीक है, फेस डायगोनल के बाद हम बात करते हैं बॉडी डायगोनल की। ठीक है, जो बॉडी डायगोनल होता है वो क्या होता है और उसकी लेंथ क्या होगी? ठीक है, अब फिर उसके बाद अगर हम किसी बॉडी के सेंटर में एक एटम को रख दें तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो भी नंबर पॉइंट रहा हो 13, 14, ठीक है, ऐड कर लीजिएगा। बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। ठीक है, हम एक क्यूब बनाते हैं, उसमें बॉडी डायगोनल को देखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्यूब है। बॉडी डायगोनल क्या? बॉडी डायगोनल का मतलब होता है कि इस कॉर्नर से ठीक है, इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर का जो लेंथ होता है इसी को बोलते हैं क्या? बॉडी डायगोनल। मतलब द लेंथ ऑफ टू अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। मतलब दो क्यूब का जो अपोजिट कॉर्नर होता है उसको क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल। ये है हमारा बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। ठीक है, ये है बॉडी डायगोनल। मतलब लेंथ ऑफ टू अपोजिट कॉर्नर। यहां पे हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ टू अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। ठीक है, एक क्यूब का जो अपोजिट कॉर्नर होता है उसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। अगर हम बात करें नंबर 15, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। अगर हम बॉडी डायगोनल के लेंथ की बात करें, ठीक है, यहीं पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें, ये हमको निकालना है, इसको मान लेते हैं कि ये x है। यहां से ठीक है, अगर हम इस वाले फेस की बात करें, इस वाले फेस की बात करें, यहां पे यहां से यहां की लेंथ कितनी होगी? ये नीचे वाले अगर हम फेस की बात करें, यहां से यहां की अगर हम बात करें तो इसको बोल सकते हैं कि ये फेस डायगोनल है। ये नीचे वाले फेस की हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ही तो फेस डायगोनल बोलते हैं। अभी हम पढ़े हैं तो इसका अभी हमको पता चला है कि ये कितना होता है? अंडर रूट 2a। फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? अंडर रूट 2a। हमारे टारगेट में हमको क्या मिल गया? हमारे टारगेट में हमको और यहां से यहां की दूरी कितनी होती है? a।
ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहां से यहां हमारा नीचे वाला फेस डायगोनल हो जाएगा, ये हमको निकालना है, और यहां से यहां की दूरी होती है a। फिर से अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 3a का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू रूट 3a। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेस का जो डायगोनल होता है अंडर रूट 2a, और जो बॉडी का डायगोनल होता है वो कितना होता है, अंडर रूट 3a, ठीक है। फिर आते हैं हम नंबर 16 पॉइंट पे, ठीक है, वो है हमारा बॉडी सेंटर, ठीक है, वो है हमारा बॉडी सेंटर, ठीक है। बस 1-2 पॉइंट और रह गए हैं, ठीक है। बॉडी सेंटर, ये बॉडी सेंटर होता क्या है, अगर हम बात करें एक क्यूब की, ठीक है, अगर हम एक क्यूब की बात करें तो इसके इस क्यूब का जो क्यूब जो सिस्टम इसको बॉडी बोल रहे हैं, इसके सेंटर पे इसका जो सेंटर होगा इसी को क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर। ये बनेगा कैसे, एक इस कॉर्नर का लाइन यहां ज्वाइन कर देते हैं, एक इस कॉर्नर का लाइन यहां पे ज्वाइन कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक क्यूब के जो अपोजिट कॉर्नर होंगे, 2 अपोजिट कॉर्नर होंगे जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, उसी को बोलते हैं क्या, बॉडी सेंटर। मतलब हम बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, जहां पे दो अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ क्यूब की जो लाइनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं लाइन ज्वाइनिंग, या ऐसे सेंटर which are formed by the point of intersection by two opposite corner of a cube या बॉडी क्यूब। एक क्यूब का जो अपोजिट कॉर्नर होता है, एक क्यूब के बॉडी का जो अपोजिट कॉर्नर होता है, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दोनों जाकर के ज्वाइन होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर। अगर इस बॉडी सेंटर पे एक एटम को रख दिया जाए, अगर इस बॉडी के सेंटर पे एक एटम को रख दिया जाए, तो वो इस बॉडी का या इस क्यूब का कितना कंट्रीब्यूशन होगा। बॉडी का सेंटर का मतलब कि एक क्यूब के बीच में, एक क्यूब के एकदम बीचों बीच में एक एटम को रख दे, तो उस पूरे क्यूब का ही तो होगा, वो ना तो बाहर इधर निकल रहा है, ना ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है। मतलब किसी क्यूब के सेंटर में एक एटम को रख देंगे तो उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन उसी क्यूब का ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लास्ट पॉइंट 17 पॉइंट, ये आखिरी पॉइंट है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि an atom which are placed at the center of the cube या center of the body, center of the cube contribute 1, ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक है। 1 का कंट्रीब्यूट 1 का मतलब पूरा, ठीक है। कंट्रीब्यूट 1 या ऑल भी लिख सकते हैं। किसी बॉडी के सेंटर पे अगर एक एटम को हम प्लेस कर देंगे तो वो एटम पूरा का पूरा उसी का होगा, मतलब कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, कंट्रीब्यूट 1। ये तो हम क्यूब के साथ कुछ प्लेइंग कर लिए, ठीक है। ये हमारा पूरा मतलब क्यूब को हमको इतना जानना होगा, क्योंकि आगे का जो हम क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे, हम बताए थे
कि हमको दो क्रिस्टल सिस्टम पढ़ने हैं, पहला क्यूबिक पढ़ना है, दूसरा हेक्सागोनल पढ़ना है, ठीक है। तो उस क्यूबिक में तीन आते हैं, एक आता है सिंपल और दूसरा आता है बॉडी सेंटर्ड और तीसरा आता है फेस सेंटर्ड, फिर दूसरे वाले का एक ही है, उसमें आता है हेक्सागोनल, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए, फिर हम आगे चलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। आइए शुरू करते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। इसी को एटॉमिक क्रिस्टल भी बोलते हैं, ठीक है, एटॉमिक क्रिस्टल या क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक पहला है क्यूबिक यूनिट सेल, हमको दो ही पढ़ना ही है, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसको एटॉमिक क्रिस्टल भी बोलते हैं, ये क्रिस्टल सिस्टम है एटॉमिक क्रिस्टल। जब ये एटॉमिक क्रिस्टल है तो किसका बना होगा, मेड अप ऑफ एटम, ये एटम के ही बने होंगे, ठीक है, एटम्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हमारा है क्या, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। इसी को हम लोग दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है ये बताया जा चुका है, ठीक है, कि एक सिंपल यूनिट सेल अगर हम बनाएं तो उसकी खासियत क्या होती है, उसकी एक खासियत होती है कि उसके इस पे जो एटम्स लगे होते हैं वो केवल और केवल कार्बन पे होते हैं, ठीक है। इसमें एटम्स जो लगे होंगे, जो प्रेजेंट होंगे, वो कहाँ होगा, कार्बन पे। अगर हमको डिफिनीशन पूछने के लिए आए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को डिफाइन करिए तो क्या हो जाएगा, इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, दीज आर formed by the arrangement of atom only at the corner of the cube, सिंपल क्यूबिक मतलब ये क्यूब होना चाहिए, ठीक है, क्यूब होना चाहिए। और सिंपल का मतलब बताया जा चुका है कि एटम जो अरेंज होंगे वो केवल और केवल कहाँ होंगे, कॉर्नर पे। बॉडी सेंटर का भी बताया गया था, कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर पे। फेस सेंटर का भी बताया गया था, कॉर्नर प्लस फेस पे। एंड सेंटर भी बताया गया था, ठीक है। तो सिंपल में केवल कॉर्नर पे ही एटम अरेंज होंगे तो क्या होगा, उसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसमें एक पॉइंट याद करना पड़ेगा कि जो कॉर्नर के एटम हैं, ये जो कॉर्नर के एटम है वो अपने अगल बगल वाले को टच करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा। इस तरीके से वो अरेंज होते हैं कि वो एक दूसरे को टच करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एटम्स आर टच्ड टू each other of that face, उस फेस का। ऐसा नहीं कि इस कॉर्नर का एटम इस कॉर्नर को टच करेगा, नहीं, जो है उसके फेस का। जैसे ये है तो ये जो है इसके फेस का, ये इस कॉर्नर से, ठीक है, एक कॉर्नर से 12 फेस होते हैं, बताया गया है, एक कॉर्नर से 12 फेस होते हैं, तो वो सबको टच करेगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम बात करें इसके जेड की बात करें, ठीक है, जेड जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जेड मतलब एटॉमिक, जेड हम बोल सकते हैं इसका नंबर ऑफ यूनिट से, नंबर ऑफ, ठीक है। आप पॉइंट वाइज या स्टार मार्क करके कुछ भी लिख सकते हैं। ये मान लीजिए पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट सेल, जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट सेल। मतलब ये है
कि ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ये कितने एटम से मिल करके बना है, उसी को बोलते हैं जेड। ठीक है, ऐसा नहीं है और देखने से लगेगा कि सर ये सिंपल है, 8 क्यूब है तो ये 8 से बना हुआ है। नहीं, अभी हम पढ़े हैं कि जो एक एटम होता है उसका क्यूब में केवल और केवल 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। ये जो एक एटम है, एक क्यूब में केवल 1/8 कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे कितने एटम है? 8। तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना हो जाएगा? 1। मतलब जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना हुआ है वो केवल और केवल एक एटम से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8, 1 एक कैंसिल हो जाएगा तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। मतलब जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना है वो केवल और केवल एक एटम से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, ये बताया जा चुका है कि इसीलिए वो पॉइंट नोट कराया गया पहले ताकि यहाँ पे दिक्कत ना हो। ठीक है, ये जो एक कॉर्नर पे एटम है वो एक क्यूब का केवल 1/8 कंट्रीब्यूशन करता है। तो 1/8 ऐसे इस क्यूब में कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है। तो मल्टीप्लाई कर दिए तो Z की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक एक यूनिट सेल का बना हुआ है। फिर आते हैं नंबर 4, इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस, ठीक है, इस क्यूब का रेडियस क्या होगा? ठीक, अगर हम बात करें सिंपल क्यूब का, ठीक है, इसके रेडियस की बात करें तो यहाँ पे जो एटम होंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए, हम एक क्यूब बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक एटम बनाए, जैसे ये वाला एटम है और ये वाला जो एटम है, ठीक है, यहां से यहां की जो दूरी होती है, ठीक, यहां से और यहां की दूरी कितनी होती है? a। लेंथ कितना है? a। ठीक है, अब ये स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल अगर हम यहां से यहां की दूरी बताना चाहे तो ये कितना होता है? ये r होता है, रेडियस। ठीक है, सेंटर से यहाँ की दूरी रेडियस हो जाएगी। सेम टू सेम यहाँ भी इसका हो जाएगा ये। ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं a इज इक्वल टू 2r। ठीक है, ये रिलेशन बिटवीन एज लेंथ और रेडियस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2r। a इज इक्वल टू 2r, यहाँ जो है ये 2r से मिल करके बना हुआ है, तो a इज इक्वल टू 2r, तो रेडियस कितना हो जाएगा? a/2। ठीक है, यहाँ पे इसका रेडियस भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो रेडियस होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का रेडियस क्या होगा? a क्या है? यहाँ पे a है हमारा एज लेंथ, यहाँ पे हमारा ये एज लेंथ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम हो गया, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। ठीक, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि अब इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर शुरू करेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, पैकिंग फ्रैक्शन और डेंसिटी। ठीक है, इसको कॉपी करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब यह है कि ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है कितना परसेंटेज भरा हुआ है, कितना परसेंटेज खाली है, परसेंटेज ऑक्यूपेंसी एंड परसेंटेज वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो भी नंबर हो, ठीक है, जो भी नंबर हो अपना 5, 6, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, ईटा। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक, अगर हम कोई फ्रैक्शन निकालना चाहे, किसी भी चीज का अगर हम फ्रैक्शन निकालना चाहे तो जितना टोटल होता है उसको नीचे रखते हैं और जितना ऑक्युपाई किए हैं उसको क्या करते हैं? ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो वो फ्रैक्शन में निकल जाता है। अगर नंबर में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। मतलब जितना, अगर हम क्यूब की बात करें तो हमको किससे मतलब होगा? वॉल्यूम से। कितना जगह है नीचे, ऊपर में
कितना जगह भरा हुआ है उसी को तो बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, नीचे क्या होगा, वॉल्यूम अवेलेबल। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अवेलेबल, मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी या वॉल्यूम अवेलेबल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम अवेलेबल, कितना ऑक्युपाई किया गया है, वॉल्यूम ऑक्युपाई क्या हो जाएगा, नीचे। ठीक है, ये है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अवेलेबल बाई वॉल्यूम ऑक्युपाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम अवेलेबल, अब यहाँ पे जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, यहाँ पे जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो हमारा हो जाएगा ए क्यूब, वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी, मतलब कितना भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, केवल एक एटम। ठीक है, कितना भरा हुआ है, केवल एक एटम, मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 into, और जो एटम है वो हम बोले थे कि वो स्फेरिकल होगा, जो एटम है उसका स्फेरिकल, अगर उसका हम वॉल्यूम निकाल लें, अब यहाँ पे देखिए सिंपल है तो केवल एक है, बीसीसी में जाएंगे, बॉडी सेंटर्ड में जाएंगे तो वहां पे 2 होगा, और एफसीसी में जाएंगे तो वहां पे 4 होगा, तो यहाँ पे 1 हम लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंपल में केवल एक ही है, अगर यहाँ पे 2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम और स्क्वायर तो वही रहेगा हमेशा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर एफसीसी में जाएंगे फेस सेंटर्ड में तो वहां 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी, जो वॉल्यूम होगा जो भरा हुआ उसी का ना, भरा क्या है, स्फीयर ही तो भरा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1, क्यों 1, क्योंकि एक ही एटम है, और जो वॉल्यूम है वो स्फीयर का ही तो वॉल्यूम है, क्योंकि स्फीयर एक ही स्फीयर है। इसी को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए रेडियस और ए का रिलेशन आ गया, तो हम क्या करते हैं, अभी हम पढ़े हैं कि जो ए था वो कितना था, 2r, जो एस लेंथ था वो 2r के इक्वल था, अगर हम r की जगह a/2 रख दे तो कोई दिक्कत, यहाँ पे हम इसको प्लेस कर देते हैं, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई, ठीक है इसको हटा देते हैं, 4/3 पाई r की जगह a/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे जो हमारा बचेगा वो हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 4/3 पाई a/2 3 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 4 2, ठीक है, और 3 2 कितना आ जाएगा 6, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू पाई/6। अब पाई की वैल्यू रख करके हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.5238। ठीक है, ये हमारा आएगा इज इक्वल टू नीटा 0.538। कहने का मतलब अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको यहाँ पे हम 4 लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑक्यूपेंसी कितनी हमारी आ जाएगी, कितना परसेंटेज भरा हुआ है, ठीक है, कितना हो जाएगा 52.4%। ये इतना भरा हुआ है, कितना खाली है, परसेंटेज वैकेंसी कितना खाली है। ठीक है, परसेंटेज वैकेंसी 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना है 47.6। ठीक है, ये 47.6%। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है वैकेंसी और ऑक्यूपेंसी और वैकेंसी। जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो इतना होता है, परसेंटेज अगर पूछा जाए तो 52.4 और वैकेंसी पूछा जाए तो 47.6। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, उसके बाद हम चलते हैं डेंसिटी पे। ठीक है, तो जो हमारा डेंसिटी है ये है नंबर 7, डेंसिटी।
ठीक है, डेंसिटी इस क्यूब का, इस सिंपल यूनिट सेल की डेंसिटी कितनी होगी? जैसा कि हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास किसका? जो एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मास मतलब मास ऑफ सिंगल एटम, मास ऑफ सिंगल एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम हो जाएगा हमारा AQ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मास ऑफ, अगर हमको मास ऑफ सिंगल एटम मिल जाए तो हमारा डेंसिटी निकल जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि जो 1 मोल होता है, जो 1 मोल होता है, ठीक है, वो अवोगाद्रो नंबर के इक्वल होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं, या तो फिर ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। ग्राम एटॉमिक मास, इसी को मोलर मास भी बोलते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि, और जो 1 मोल होता है उसमें कितने एटम होते हैं? Na एटम। Na एटम में m ग्राम होते हैं। ठीक है, 1 मोल जो होता है उसमें Na एटम होते हैं, तो Na एटम में कितना? इतना ग्राम। ठीक है, अगर हम एक एटम की बात करें, अगर हम एक एटम की बात करें तो कितना हो जाएगा? m/Na। वो कितना हो जाएगा? m/Na। तो एक एटम का मास हमारा आ गया, यहीं पे पुट कर देते हैं तो हमारी जो डेंसिटी हो जाएगी वो मास कितना हो जाएगा? m/Na। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हमारा वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है हमारा? AQ। अब उसके बाद मास ऑफ सिंगल एटम। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 एटम होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 4 एटम होंगे तो 4 से 5 होंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल में हमारा एक ही है, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई Z। क्योंकि सिंपल के लिए अगर हम Z की वैल्यू नहीं रखेंगे फिर भी हमारा वही आंसर आएगा, लेकिन BCC के लिए दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं Z इंटू M बाई, ये नीचे चला आएगा, AQ इंटू Na। ये जनरल फार्मूला हो गया BCC, FCC और SC तीनों के लिए। ठीक है, BCC, SC और तीनों के लिए। ठीक है, तो वहां पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, यहाँ डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M/AQ Na। ठीक है, और एक बात नोट करिएगा कि जब भी डेंसिटी का आंसर करना होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करना पड़ेगा। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पे यूनिट सेल के लिए हमको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी कुछ होगा ये हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ पता है, डी डेंसिटी है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल, और ये हमारा हो जाएगा मोलर मास, ये हो जाएगा मोलर मास, और AQ का मतलब ये हमारा हो जाएगा एज लेंथ, और Na हमारा क्या हो जाएगा? अवोगाद्रोस नंबर। Na क्या हो जाएगा? अवोगाद्रोस नंबर। ठीक है, यहाँ पे सारे पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, अब इसमें केवल एक पॉइंट और बचा है कि इस सिंपल यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ठीक है, इसको कॉपी करिए, फिर आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पे। चलिए, तो हम आगे चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम एक एटम की बात करें, एक कॉर्नर की बात करें, एक एटम से कितने लोग इससे आसपास हैं, वो टच कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, जैसे अगर हम 1D की बात करें, 1 डायमेंशनल की बात करें तो ऐसे एटम अरेंज होंगे। तो किसी एक एटम की बात करें, हम इस वाले की बात करें, तो इसके करीब वो टच कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके करीब जितने एटम होंगे
वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो इससे करीब कितने एटम है, एक ये है एक ये है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 2। अगर हम ऐसे लिख दें, अगर हम ऐसे कर दें, ठीक है, अगर हम ऐसे कर दें, ठीक है, तो इस वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो यहाँ पे तो टच नहीं किया है, टच नहीं कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, ठीक है, उसके पड़ोसी आसपास वाले जितने लोग होंगे सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे सेम डिस्टेंस पे ये है, सेम डिस्टेंस पे ये है और ये है, यहां जाने से यहां जाने से दूरी बढ़ जाएगी, ये चारों सेम डिस्टेंस पे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ठीक है। लेकिन ये वाला और ये वाला का दूरी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर में नहीं काउंट करेंगे, उसको नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाएगा कि ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया नियरेस्ट का, मतलब इसके करीब का, नेक्स्ट टू नियरेस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, नेक्स्ट नियरेस्ट का मतलब ये नियरेस्ट हो गया, इसका अगला नियरेस्ट क्या होगा, तब इसका करीब हम ये वाला देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का क्या होगा, ठीक है, हम बात करते हैं, पहले एक क्यूब अच्छे से बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ठीक है। ये हुआ हमारा क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक एटम को ऐसे हम अरेंज कर दें, ठीक है, ऐसे ही 8 एटम इस पे अरेंज होंगे, ये सिंपल क्यूबिक है, ये दोनों आपस में टच करते रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ, यहाँ पे हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर पहले डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब CN, हम यहाँ पे डिफाइन, इसका डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो एक हम चार्ट बनाते हैं, ठीक है, हम 2 नियरेस्ट नेबर पढ़ेंगे, एक नियरेस्ट पढ़ेंगे, एक उसका नेक्स्ट नियरेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी है, तो इसको क्लासिफाई कर लेते हैं, नंबर ऑफ नेबर, ठीक है, नंबर ऑफ नेबर, ठीक है, कितनी दूरी पर है, उसका डिस्टेंस, ठीक है, वो कितनी दूरी पर है, और उसका नंबर कितने होंगे, ठीक है, नंबर। फिर उसके बाद हम कर देते हैं उसका, इधर लिख देते हैं उसका एक्सप्लेनेशन, कि होगा तो वो कैसे होगा, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगर हम बात करें नियरेस्ट की, अगर हम बात करें नियरेस्ट की, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे अगर हम किसी एक एटम की बात करें यहाँ पे, ठीक है, अब इसका नियरेस्ट अगला जो होगा वो जितने भी होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा नियरेस्ट का, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ले सकते हैं, हम ये मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो है लेंथ सब इक्वल है, ठीक है, इसके करीब जितने एटम होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। हम ये करने जा रहे हैं, ठीक है, ये है, इसके जो करीब है ये वाला है, इसका डिस्टेंस कितना है, सबको पता है कि यहां से यहां की दूरी कितनी होती है, a, ठीक है। इससे करीब ये वाला भी है, ठीक है, तो यहां की भी दूरी कितनी होती है, a, ठीक है। इससे करीब ये वाला भी है, तो इसकी भी दूरी कितनी होती है, a, ध्यान रखिएगा। अब यहां से यहां ये दूसरा हो गया, यहां से यहां ये दूसरा हो गया, ये फेस डायगोनल हो गया। अगर हम ऐसे बनाए, ये जो हमारा ऐसे है, यहां से यहां की दूरी को फेस डायगोनल बोलते हैं, तो ये उससे दूर पड़ जाएगा, ठीक है। कितना दूर पड़ जाएगा, यहां से यहां की दूरी तो a है, फेस डायगोनल कितना होता है, √2a, बताया क्या है, फेस डायगोनल बॉडी डायगोनल जो होता है वो √3 होता है, फेस डायगोनल होता है √2a, ये इक्वल नहीं है, ये कुछ कम ज्यादा हो सकता है फेस डायगोनल। अब ध्यान से देखिएगा, हमको तो लग रहा है कि ये 3 ही होगा, लेकिन एक हम ये बोल सकते हैं ये हमारा एज है, ये हमारा क्या है, एज है, मतलब एक एज पे
एक, दूसरे एज पे दूसरा, तीसरे एज पे तीसरा। हम डायरेक्ट ये भी पता कर सकते हैं कि अगर इस कॉर्नर से कितने एज पास हैं उतने उस पे एटम होंगे। एक एज पे एक है, दूसरे एज पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा। ठीक है, तो एक कॉर्नर से 6 एजेस पास होते हैं। 6 एजेस आर पास्ड थ्रू अ कॉर्नर। ठीक है, देखते हैं कैसे। यहां पे इसी तरीके से बगल वाला क्यूब होगा, इसी तरीके से जो ये क्यूब होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, इस कॉर्नर यहां भी एक एटम होगा, यहां भी एक एटम होगा, यहां भी एक एटम होगा, पूरा क्यूब बनाएगा। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि एक कॉर्नर से जो नियरेस्ट एटम होंगे वो कितने होंगे? 6। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे कि एक एज से एक एज जो है वो कॉमन है एक कॉर्नर का, तो ऐसे एक कॉर्नर से 6 एजेस पास करते हैं तो उसमें कितने एटम हो जाएंगे? 6 एटम हो जाएंगे। ठीक है, तो नियरेस्ट, ठीक है, ये पहला हो गया नियरेस्ट। उसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी है हमारा कितना? a। तो ऐसे कितने हैं? नंबर हो जाएगा हमारा 6। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? one atom at each एज। एक एटम प्रत्येक एज पर है, तो ऐसे कितने एटम है? सो देयर आर 6 एजेस passes through a common corner। ठीक है, तो एक कॉमन कॉर्नर से 6 एजेस पास हैं, तो एक एजेस पे एक है, तो 6 एजेस पे कितने होंगे? 6। ठीक है, तो यहाँ 12th तक तो यही काफी है, लेकिन जेई मेन और नीट के लिए हमारा क्या सेकंड तक ही लिया जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट की। नेक्स्ट नियरेस्ट, ठीक है, इसको हम n मान लेते हैं, इसको नेक्स्ट नियरेस्ट। मतलब ये वाला हमारा जो था वो n था, ये n, ये n, ये n, ये n और ये n। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट नियरेस्ट क्या होगा? देखिए इसको ध्यान से। नेक्स्ट नियरेस्ट मतलब अगला क्या होगा? ये हमारा तो सब कुछ चला जाएगा इसी में। नेक्स्ट जो होगा, अब देखिए यहां से इसकी दूरी, ये फेस डायगोनल है। ठीक है, ये फेस डायगोनल है, यहां से ये भी फेस डायगोनल है। अब यहां से यहां नहीं होगा क्योंकि यहां से यहां बॉडी डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल √3 होता है और फेस डायगोनल कितना होता है? √2a। तो a के बाद जो अगला होगा, ये कॉर्नर वाले तो खत्म हो गए, अब हमारा यही बचा है। इसकी दूरी कितनी होती है? √2a। ठीक है, तो नेक्स्ट नियरेस्ट कितने डिस्टेंस पर होगा? √2a। अब रही बात कि कितना होगा। ठीक है, अब हम ध्यान से देखते हैं कि ये जो मिला हमको एक फेस से, किसी क्यूब के कॉर्नर से एक फेस पे एक मिला है। ठीक है, किसी क्यूब के कॉर्नर से एक फेस पे एक मिला है, तो जो क्यूब का कॉर्नर होता है वो कितने फेसेस को कंटेन करता है? ये हम बता चुके हैं कि किसी क्यूब का जो एक कॉर्नर होता है वो 12 फेसेस को कंटेन करता है। ठीक है, तो अगर एक फेसेस पे √2a डिस्टेंस पे एक मिल रहा है, तो ऐसे एक कॉर्नर से 12 फेसेस होते हैं, तो हमारे कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 12। ये हम बता चुके हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो बैक करके आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया? 12। अब यहाँ पे डिस्टेंस √2 है और यहाँ पे नंबर कितने हो गए? 12। इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा? इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा, ये पहले वाले का है, ये दूसरे वाले का है। इसका जो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, one atom at each फेस। एक एटम हर एक फेस पर होगा। ठीक है, फेस, 1 atom at each फेस। ठीक है, so there are 12 faces are common to
कॉर्नर, कॉर्नर, ठीक है, passes through a common corner, ठीक है, 12 faces are common to a corner, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नियरेस्ट भी पता कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसके अगले वाला क्या हो जाएगा, तो बॉडी डायगोनल हो जाएगा, ठीक है, अगले वाला क्या हो जाएगा, बॉडी डायगोनल, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3, उसके बाद ऐसे हम निकालते हुए चले जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा यही 2 पे बहुत है, ठीक है, ये इतना काफी है। तो हमारा ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल खत्म हुआ, ठीक है, आज के लिए ही बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, ठीक है, इस पे क्वेश्चन करिएगा, थोड़ा बहुत जो सॉल्व हो चुके, ठीक, चलते हैं आगे, थैंक यू।